डियर स्टूडेंट्स, अपने बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड पेपर है, उस पेपर के अंतर्गत अपने जो सिलेबस है वो हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स, और ये एनालिटा से लेके एकाइनोड्रोमेटा तक इसके अंतर्गत रखा गया है। तो जो इससे पहले वीडियो में अपने इससे सिलेबस से इस पेपर की सिलेबस से संबंधित चर्चा कर चुके हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा। और इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट के अंदर जो फर्स्ट यूनिट थी अपनी, उसमें एनलिडा फाइलम है, उसका है। तो एक तो उसका जो एनलिडा फाइलम का क्लासिफिकेशन, और उसके अलावा हिरुडिनेरिया, या जिसे अपने सामान्य भाषा में लीच या जोंक कहते हैं, तो उसकी बाहरी स्ट्रक्चर, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो, और उसकी पूरी एनाटॉमी और लाइफ साइकिल। तो ये हिरुडिनेरिया से या जोंक से संबंधित अपने देखेंगे। और इसके अलावा एक टॉपिक था इसमें, पैरासिटिक अडेप्टेशन ऑफ लीच। भाई जो लीच है उसके अंदर जो परजीवी अनुकूलन है वो किस अडेप्टेशन में। तो अपने इसमें जो चर्चा कर रहे हैं, अपनी सबसे पहले जो जोंक है, जोंक की चर्चा करेंगे। तो जो जोंक है, जोंक का सबसे पहले क्लासिफिकेशन। तो अपने को पता है फाइलम एनिलिडा है, इसकी क्लास हिरुडीनिया, ऑर्डर है वो ग्नेथोब्रेलिडा, और फैमिली हिरुडीडी, और जीनस हिरुडिनेरिया, और जो स्पीसीज पर्टिकुलर यहाँ पर जो अपने पढ़ेंगे वो है ग्रेन्युलोसा स्पीसीज। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी जनरल स्ट्रक्चर है, या जो जनरल जो अपने पढ़ रहे हैं इसके अंदर, तो अपने को पता है कि क्लास हिरुडीनिया में लीच को सम्मिलित किया गया है। जो पृथ्वी पर जो कटिबंधीय और समशीतोष्ण भाग है, उनमें जो जोंकों की लगभग है 300 स्पीसीज पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। और इनमें अधिकांश फ्रेश वाटर और कुछ मेराइन वाटर व टेरेस्ट्रियल होती है। ये अधिकांश एक्टोपेरासाइट होती है, बाह्य परजीवी के रूप में पाई जाती है, और वर्टिब्रेट्स जंतुओं के ब्लड पर जीवित रहती है, उनके ब्लड को सक करती है। जबकि कुछ इनके अंदर जो कुछ लीच है वो परभक्षी होती है, परभक्षी या प्रीडेशियस जिसको अपने कहते हैं। और ये वर्म, स्नेल और जो इंसेक्ट के लार्वा, इनको खाती है, तो इससे अपना जीवन निर्वहन करती है। अच्छा, हिरुडिनेरिया वंश की जो लग 4 स्पीसीज भारत में पाई जाती है, जिसमें एक तो है हिरुडिनेरिया विरिडिस, एक हिरुडिनेरिया जेवेनिका, दूसरी लिलेंसिस, और जो एक है ग्रेन्युलोसा। तो इस तरह से विरिडिस, जेवेनिका, मेनिलेंसिस और ग्रेन्युलोसा, ये 4 स्पीसीज है भारत के अंदर पाई जाती है। और इनमें जो ग्रेन्युलोसा स्पीसीज है वो सामान्य, अत्यंत सामान्य है, और वो जो भारत के अंदर जो इसकी स्टडी की गई है वो ग्रेन्युलोसा स्पीसीज की गई है। और इसका अध्ययन या जो स्टडी है वो प्रोफेसर एम.एल. भाटिया के द्वारा किया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद में अपने इसकी हैबिटेट की बात करें कि इसका वासस्थान और कहाँ पाई जाती है ये, है ना, और सब इसका। तो जो हिरुडिनेरिया स्पीसीज़ है, जो हिरुडिनेरिया की जो ग्रेनुलोसा स्पीसीज़ है वो भारत, बर्मा, श्रीलंका, पाक और बांग्लादेश में पाई जाती है। और ये सेंग्यूवरस होती है, रुधिरहारी होती है। जो इस जो मछलियाँ, जो फिशेस है या फिर मेंढक है, उनकी रुधिर का पान करती है ये, और उन जंतुओं और मनुष्यों का भी रुधिर चूस लेती है जो इसके कांटेक्ट में आती है, जो इसके वासस्थान में जो इसके कांटेक्ट में आते हैं, तो उनका भी ब्लड सक करने का ये काम करती है और अपना जीवन निर्वहन करती है। अच्छा, जो हिरुडिनिया है वो क्या है, हर्मोफ्रोडाइट है। इसका मतलब ये है कि क्या, उभयलिंग है, जिसमें नर और मादा जनांग है वो दोनों पाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है।
पर निषेचन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और इसको पूरा करने के लिए इसमें क्या है, कोपुलेशन की क्रिया होती है, क्योंकि ये डेवलप्ड जंतु है सारे के सारे, तो इसमें कोपुलेशन की क्रिया होती है। और जो इसके अंडे हैं, एग्स, कोकुनों में निषेचित होते हैं, कोकुन्स बनते हैं और उनके अंदर निषेचित होते हैं। डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती। अच्छा, फिर इसके बाद में अपने इसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, बाहरी संरचना है, उसकी बात करें तो सबसे पहले इसकी शेप और साइज। तो इनका जो लीच है, इनकी बॉडी कोमल, वर्मी टाइप, इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, और डोर्सल वेंट्रल साइड से क्या है, ये चपटी होती है, और लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जो एक वयस्क जो जंतु होता है, एडल्ट जंतु होता है, उसकी लंबाई लगभग ऐसा माना जाता है कि 35 सेंटीमीटर तक होती है। अच्छा, इसका जो अग्रभाग है, अग्र सिरा अधिकतम संकरा, और पिछला सिरा होता है वो अधिकतम चौड़ा होता है। यह अपने शरीर में अधिक वृद्धि करने की क्षमता रखती है, और जब ये प्रसारित होती है तो रिबन के समान, जब संकुचित होती है तो ये बेलनाकार हो जाती है। तो जब फैलती है तो इसकी जो डोर्सल वेंट्रल साइड से क्या है, बिल्कुल चपटी हो जाती है और अपने को रिबन की तरह दिखाई देती है, और जब संकुचित होती है बिल्कुल बेलनाकार हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर म्यूकस की अधिक सेक्रेशन के कारण इसकी स्किन होती है वो नम और लचीली होती है। अच्छा, फिर दूसरा जो इसके रंग की बात करें अपनी, कलरेशन, तो जोंक का जो या जो लीच है उसकी शरीर चमकीले रंग का होता है, जिस पर विशेष प्रकार के साइन, चिन्ह होते हैं, निशान पाए जाते हैं इसके ऊपर। और इसकी डोर्सल सतह का जो कलर होता है वो जैतूनी हरे रंग का होता है, और वेंट्रल साइड के अंदर ये नारंगी पीले रंग की होती है। तो इस तरह से इसके अंदर जो रंग है वो डिफरेंशिएट टाइप का होता है डोर्सल और वेंट्रल साइड में। अच्छा, खंडों की बात करें, सेगमेंट्स की, तो जो जोंक है, जोंक का शरीर 33 खंडों में विभक्त होता है। 33 खंड पाए जाते हैं इसमें, और इनके जो खंड है इन्हें क्या कहते हैं, मेटामियर्स कहते हैं। अतः पहले 2 और जो अंतिम 7 खंड होते हैं उनको छोड़कर शेष खंडों के अंदर प्रत्येक खंड फिर से विभाजित होता है। और ये जो इनके जो विभाजन हैं वो क्या कहलाते हैं, रिंग्स या एन्यूलाई, इनके अंदर उप विभाजित होते हैं। तो बॉडी के अंदर कितने हैं टोटल, 33 खंड हैं, और पहले 2 और अंतिम 7 खंड हैं उनको छोड़कर शेष खंड है फिर रिंग्स के अंदर विभाजित, यानी एक खंड है वो फिर विभाजित है। और जो इनका विभाजन है वो क्या है, एन्यूलाई, जैसे इस डायग्राम के अंदर है ये, जैसे एक सेगमेंट है और एक सेगमेंट के अंदर जैसे 5 इसके अंदर खंड दिखाए गए हैं, एक से लेके देखो 1 2 3 4 5, है ना, तो 5 खंड है। तो ये एक खंड है और एक खंड फिर से विभाजित है। तो ये जो विभाजन है वो क्या कहलाता है, इसकी रिंग्स या एन्यूलाई कहलाते हैं। अच्छा, एक पूर्ण खंड के अंदर जो कंप्लीट खंड होता है उसके अंदर 5 एन्यूलाई होती हैं, और वे सेगमेंट जिनके अंदर 5 से कम एन्यूलाई होती है वो कौन सी होती है, अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। और जिसके अंदर पूरे 5 होते हैं वो कौन से होते हैं, कंप्लीट खंड होते हैं इसके। तो इस तरह से इसके अंदर बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन है। फिर इसके अंदर रिसेप्टर की बात करें अपनी, तो रिसेप्टर के अंदर रिसेप्टर या जो ग्राही, जो इसके सेंसरी पार्ट है वो, तो प्रत्येक जो खंड है उसकी प्रत्येक एन्यूलाई की सतह है, जैसे ये इस खंड के अंदर दिखा रखा है ना, तो वो फिर से क्या होती है, महीन अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स के द्वारा आयताकार क्षेत्र में बंटी होती है। तो इस डायग्राम में अपने देखो, जैसे एक ये पूरी एक रिंग है, एक खंड है, एक खंड फिर 5 खंडों में बंटा है, इसका मतलब ये एक कंप्लीट खंड है। और इसकी जो प्रत्येक ऊपर की एक रिंग या जो एन्यूलाई है वो फिर से क्या है, खंडों के अंदर विभाजित है, जिसके अंदर आयताकार खंड बन रहे हैं, जैसे अपने को डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। तो जो प्रत्येक इसकी एन्यूलाई है उसकी जो सरफेस है वो लॉन्गिट्यूडिनल खांचों के द्वारा आयताकार क्षेत्रों में बंटी हुई होती है। और प्रत्येक आयताकार क्षेत्र में जो स्ट्रक्चर है, पूरी आयताकार स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो एक छोटा और उभरा हुआ सेंसरी पेपिला दिखाई देता है, और इस पेपिला को अपने क्या कहते हैं, एन्यूलर रिसेप्टर कहते हैं। जैसे एक आयताकार क्षेत्र है वो क्या है, उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर, बीच के अंदर सेंटर में, और वो क्या सेंसरी पेपिला के रूप में है। और इसे जो ये खंड है इनको अपने एन्यूलर सेगमेंट कहते हैं। अच्छा, प्रत्येक एन्यूलाई के डोर्सल और वेंट्रल सरफेस पर 18 रिसेप्टर्स होते हैं। तो एक रिंग है उसके अंदर डोर्सल साइड के अंदर, यानी ऊपरी सतह है, उसके ऊपर 18 रिसेप्टर,
और फिर नीचे की जो इसकी सतह है वेंट्रल साइड, उसके ऊपर भी उसके अंदर 18 रिसेप्टर्स होते हैं। तो इन रिसेप्टर्स के अलावा इसके अंदर सेगमेंटल रिसेप्टर नाम की बड़ी बड़ी सेंसरी पेपिला भी और पाई जाती हैं। और प्रत्येक खंड के जो एन्युलाई है उसकी ऊपरी सतह के ऊपर इन रिसेप्टर्स के 4 जोड़े होते हैं और निचली सतह जो वेंट्रल साइड होती है उसके ऊपर 3 जोड़े होते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट एन्युलाई अपने दिखा रखी है, जो फर्स्ट रिंग है उसके अंदर, जैसे ये पहला डायग्राम है ये डोर्सल का है और ये जो दूसरा है ये क्या है, वेंट्रल का है। तो डोर्सल के अंदर अपने को जो ब्लैक स्पॉट दिखाए हैं, ये नीले रंग के जो दिखाई दे रहे हैं अपने को, ये कितने हैं, 4 हैं। 3 इधर साइड में हो गए, 3 इधर हो गए, तो ये सेंटर में आ गए। तो 4 इसके अंदर रिसेप्टर होते हैं और जो वेंट्रल साइड होते हैं उसके अंदर 3 रिसेप्टर होते हैं और इन रिसेप्टर्स को अपने क्या कहते हैं, सेगमेंटल रिसेप्टर कहते हैं। तो डोर्सल साइड के अंदर कितने हो गए, 4 जोड़े, और वेंट्रल साइड में कितने हो गए, 3 जोड़े। अच्छा, जो पहले 5 खंड है, पहले 5 खंडों में से प्रत्येक के जो पहली रिंग है, पहली एन्युलाई है, उसके डोर्सल सरफेस पर एक जोड़ी आंख पाई जाती है और इन खंडों को इसके अंदर ओक्यूलर सेगमेंट या जो नेत्रीय खंड है वो कहा जाता है। 5 जोड़ी नेत्र जों के अगले सिरे पर काले स्पॉट का एक अर्धवर्त के रूप में अपने को दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर रिसेप्टर्स हो गए, जिसके अंदर क्या है, एन्युलर रिसेप्टर, सेगमेंटल रिसेप्टर, और जो इसकी जो आइज़ है वो पहले जो 5 खंड है उनके अंदर जो इसकी आइज़ है वो होती है। अच्छा, फिर इसके अलावा इसके अंदर शक्कर या जिसको अपने चुस्कांग, जो इसके चूषक होते हैं, जो शक करने का कार्य करते हैं, चूसने का कार्य करते हैं, वो पाए जाते हैं। तो जो इसकी बॉडी है, जो शरीर है, शरीर के अग्र और पश्च सिरे के ऊपर एक खोखला पेशी अंग होता है जिसे अपने शक्कर कहते हैं। और इनमें से जो अगला जो एंटीरियर है या जिसे अपने सिफेलिक शक्कर कहते हैं वो प्रोस्टोमियम, और शरीर के जो बॉडी के अगले 3 जो सेगमेंट होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। अच्छा, इसकी जैसे इस दिखा रहा, तो क्या होगा, इसके आगे जो वेलम के रूप में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है अपने को, वो क्या है इसमें, और जो 3 खंड है ये मिलकर क्या करते हैं, एंटीरियर शक्कर का निर्माण करते हैं जिसे अपने सिफेलिक शक्कर कहते हैं। तो इसके अंदर क्या आ गए, प्रोस्टोमियम और 3 सेगमेंट इससे मिलकर बना हुआ है। अच्छा, इसकी रूपरेखा जो स्ट्रक्चर है वो अपने को दिखाते हैं अंडाकार होती है। अच्छा, इसमें नीचे की ओर प्याले के समान एक रचना होती है जिसे अपने प्रीओरल चैम्बर कहते हैं। इसी तल पर इसका जो मुख होता है, माउथ होता है, वो स्थित होता है। अच्छा, फिर दूसरा इसका है पोस्टीरियर शक्कर, जैसे जो मेन डायग्राम है इसके अंदर देखो, पहला तो इसका कौन सा है, डोर्सल डायग्राम है, दूसरा इसका वेंट्रल है। तो वेंट्रल वाले में अपने को दिखाई दे रहा है, तो पहले की तरफ 1 से 3 खंड है, वहाँ पर क्या है, इसका एंटीरियर शक्कर का निर्माण हो रहा है, और जो पीछे के जो खंड हैं वो क्या होता है, इसका पोस्टीरियर शक्कर है। तो जो पिछले सिरे पर इसके अंदर एक वर्ताकार और अत्यंत पेशीय स्ट्रक्चर होती है, ये पेशीय डिस्क के रूप में होता है, और इसे अपने क्या पोस्टीरियर शक्कर या एनल शक्कर कहते हैं। अच्छा, इसकी रचना शरीर के अंतिम 7 खंड होते हैं। जैसे पूरी बॉडी कितनी है, 33 खंडों में, तो जो अंतिम 7 खंड है उनसे मिलकर इनकी रचना होती है, और ये 7 खंड आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और मिलने से पोस्टीरियर शक्कर का निर्माण होता है। अच्छा, दोनों शक्कर है जो इसके चुस्कांग हैं, उनका निर्माण मुख्य रूप से क्या है, चिपकने और किसी आधार पर चिपकने और उसका लोकोमोशन, चलने के लिए किया जाता है। अच्छा, एंटीरियर शक्कर है, एंटीरियर शक्कर इसके अंदर फीडिंग या जो भोजन ग्रहण करने के अंदर भी सहायता करता है, शक करने का कार्य करता है ये। अच्छा, फिर इसके बाद में इसकी एक्सटर्नल एपर्चर, जो इसके अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर छिद्र पाए जाते हैं, बाहरी छिद्र। तो वो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर है माउथ। तो अपने को पता है माउथ होता है वो एक संकरा और ट्राइरेडिएट छिद्र होता है इसके अंदर, जो कि एंटीरियर शक्कर की प्रीओरल चैम्बर के अंदर खुलता है। तो आगे ही आगे का जो इसका जो एंटीरियर शक्कर है उसके अंदर ट्राइरेडिएट 3 अर के रूप में इसका माउथ होता है, वो होता है। अच्छा, फिर दूसरा इसका एनस। तो एनएस होता है वो एक छोटा छिद्र होता है जो कि 26वें खंड, जैसे 27वें से 33वां तो कौन सा हो गया,
उसका पोस्टीरियर सक्कर हो गया, और जो उससे आगे का खंड है 26वां खंड। तो 26वें खंड के मिड डोर्सल साइड में, यानी ऊपरी सतह पर मिड डोर्सल में पोस्टीरियर सक्कर पाया जाता है। इसके पोस्टीरियर सक्कर के आधार पर एक छिद्र पाया जाता है, और वो छिद्र कौन सा होता है? इसका एनल एपरेटस है, जिसको अपन एनएस कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेफ्रीडिया, तो जोंक है, जोंक के अंदर 17 जोड़ी नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। तो ये 17 जोड़ी जो नेफ्रीडिया है वो नेफ्रीडियोपोर के द्वारा, जो नेफ्रीडियल छिद्र होता है इसका, उसके द्वारा बाहर खुलती है, और ये छठे से 22वें खंड में छठे से 22वें खंड के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो अंतिम एनुलाई जो प्रत्येक खंड है, उसकी अंतिम एनुलाई पर वेंट्रल साइड में एक जोड़ी नेफ्रीडियोपोर के द्वारा खुलते हैं। तो छठे से 22वें खंड में है, और प्रत्येक खंड अपने को पता है कि 5 एनुलाई के अंदर विभक्त है। तो इसकी जो अंतिम 5वीं एनुलाई है, अंतिम एनुलाई है, उसके अंदर वेंट्रल साइड पर एक जोड़ी नेफ्रीडियोपोर के द्वारा खुलते हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर मेल जेनाइटल पोर, इसका जो नर जननांग छिद्र है, तो नर जननांग छिद्र है वो कौन से? 10वें खंड के अंदर, तो 10वें खंड में पाया जाता है। और ये मिड वेंट्रल छिद्र है इसका, मिड वेंट्रल यानी वेंट्रल साइड की जो मिड वाला पार्ट है, बीच वाला भाग है, वहाँ पर ये छिद्र पाया जाता है। और ये जो खंड है वो दूसरी और तीसरी एनुलाई के बीच की जो खांच बन रही है, उस खांच पर स्थित होता है। तो 10वें खंड के दूसरी और तीसरी एनुलाई के बीच की खांच पर स्थित होता है, जो कि मिड वेंट्रल होता है। अच्छा, ये जो छिद्र होता है, इस छिद्र से इसका जो मेल जेनाइटल एपरेटस, जो जिसे अपने पेनिस कहते हैं, वो बाहर निकलता है। इससे ऐसा माना जाता है कि जब कोपुलेशन की क्रिया होती है तो इसी छिद्र के द्वारा इसका मेल जेनाइटल एपरेटस बाहर निकलता है। फिर इसके बाद में इसका फीमेल जेनाइटल पोर, तो फीमेल जेनाइटल पोर है वो कौन से? 11वें खंड पर। तो इसकी बॉडी है, बॉडी के 11वें खंड पर जो दूसरी और तीसरी एनुलाई है उसकी मिड वेंट्रल सतह पर स्थित होता है। तो मेल जेनाइटल कौन से हैं? 10वें खंड की दूसरी और तीसरी एनुलाई की जो बीच की खांच है उस पर पाया जाता है। और जो फीमेल जेनाइटल है वो कौन से? 11वें खंड की दूसरी और तीसरी मिड वेंट्रल एनुलाई के बीच में पाया जाता है। तो इस तरह से इसके जो एपरेटस, जो एक्सटर्नल एपरेचर इसमें जो दिखाई देते हैं वो। फिर उसके बाद में इसकी अपने बॉडी डिवीज़न की बात करें, तो इसकी जो बॉडी है वो जोंक का जो बॉडी है, पूरी जो शरीर है वो 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ऐसा मानते हैं इसके अंदर, जो अपनी स्टडी है उसके अंदर। तो जिसकी जो विभाजन है उसमें सिफेलिक, प्रीक्लाइटरल रीजन, क्लाइटेलर रीजन, मिडल रीजन, फिर इसका कोडल, और फिर पोस्टीरियर सर्कस। तो इस तरह से इसके अंदर जो बॉडी है वो खंडों में विभाजित होते हैं। तो इसको क्रम से अपने देखें तो पहला इसका कौन सा है? सिफेलिक। सिफेलिक नाम से ये कौन सा? शीर्षस्थ भाग है इसका। और जो ये कौन से 5, जो पहले 5 खंड होते हैं उनके अंदर उन खंडों को अपने क्या कहते हैं? सिफेलिक पार्ट कहते हैं अपने, या शीर्षस्थ भाग कहते हैं। तो इस भाग में पहले 5 सेगमेंट होते हैं। पहले 5 सेगमेंट कौन से? ओक्यूलर सेगमेंट है, नेत्रीय खंड है, वो खंड है वो कौन से? सिफेलिक है। और इस भाग में प्रोस्टोमियम, एंटीरियर सक्कर, माउथ और नेत्र, आइज, ये इसके अंदर सम्मिलित है। अच्छा, पहले 5 खंड है, इसके अंदर नेफ्रीडियोपोर का अभाव होता है, नेफ्रीडिया नहीं पाए जाते, जैसे अपने खंडों में बात की है। तो नेफ्रीडिया कौन से? छठे से 22वें खंड तक पाए जाते हैं। तो पहले 5, 1 से 5 जो खंड है सिफेलिक, उनके अंदर नेफ्रीडियल पोर का अभाव होता है। और इसका पहला और दूसरा खंड होता है वो क्या होता है? यूनी एनुलेट होता है, एक वलयी होता है। इसका मतलब जो पूरी एक रिंग है वो फिर से विभाजित नहीं है, यानी एक खंड है वो फिर से विभाजित नहीं है। तो पूरी जो खंड है वो कौन सा है? यूनी एनुलेट है, एक वही होता है। पहले 2 खंड है वो 1 से 2। और जो तीसरा खंड है वो बाई एनुलेट होता है। इसका मतलब वो जो खंड है वो 2 भागों में उप विभाजित है, या 2 रिंग या जो एनुलस है उसके अंदर विभाजित है। अच्छा, चौथा और 5वां खंड है वो कौन सा होता है? ट्राई एनुलेट होता है, 3 भागों में विभाजित है फिर से, तो वो ट्राई एनुलेट है। और इनमें से पहले 3 खंड है वो प्रोस्टोमियम के साथ मिलकर क्या होता है? अपर लिप का निर्माण करते हैं। अपने को पता है, अपन पहले इसको देख चुके हैं।
कि जो इसका पहले 3 खंड है वो पोस्टोमियम के साथ मिलकर एंटीरियर शक्कर का निर्माण करते हैं, जो कि इसका अपर लिप है उसकी रचना करते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद में इसका जो दूसरा खंड था वो है प्री क्लाइटेलर रीजन। इसका मतलब क्लाइटेलम बनता है उससे पहले के खंड, ठीक है। तो प्री क्लाइटेलर रीजन, और प्री क्लाइटेलर रीजन होता है छठे से आठवें खंड तक। तो इसका जो छठा है, छठे खंड से लेके आठवें खंड तक जो खंड है वो क्या कहलाते हैं, प्री क्लाइटेलर रीजन कहलाते हैं। और ये 3 खंडों से मिलके बना है, जैसे नाम से स्ट्रक्चर या जो इसकी संख्या से अपने को पता चलता है कि 3 खंडों से मिलके बना हुआ है। अच्छा, इस भाग में जो सभी खंड है उसके अंदर नेफ्रिडियल पोर पाए जाते हैं। तो नेफ्रिडियल पोर छठे खंड से लेके 22वें खंड तक सब खंड है उनके अंदर नेफ्रिडियल पोर पाए जाते हैं। तो नेफ्रिडियल पोर पाए जाते हैं इन तीनों खंडों में से छठा खंड ट्राइएन्युलेट होता है, और छठे खंड के बाद में सातवां आठवां यानी शेष जो खंड है वो पांचवलयी है, पंचवलयी, जिसको अपने क्वानिक्यूल एनुलेट भी कहते हैं। तो जो प्रत्येक खंड है जो वो कितने 5 भागों में बंटा हुआ, और छठा खंड है वो 3 भागों में फिर से विभाजित है। तो जो पहले 6 खंड है वो कौन से होते हैं, इसके इनकम्प्लीट सेगमेंट होते हैं, और जो 7वें से लेके और जो 26वां खंड है वहां तक कौन से हो गए, सारे के सारे कंप्लीट खंड है। इसका मतलब 5 भागों में बंटे हुए हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में जो इसका अगला तीसरा भाग है वो है क्लाइटेलर। और क्लाइटेलर के अंदर कौन सा है, 9वां 10वां और 11वां, 9 से लेके 11 तक 3 खंड इसके अंदर है। और ये जो तीनों खंड हैं वो कौन से कहलाते हैं, इसके 9वां 10वां 11वां, ये क्लाइटेलर रीजन है। तो इस भाग की जो भित्ति होती है वो अत्यधिक ग्रंथिल होती है, और इनमें नेफ्रिडियल पोर पाए जाते हैं। हिडनेरिया या जोंक में केचुए जैसे केचुए के अंदर क्या होता है, स्थायी क्लाइटेलम पाया जाता है। तो जो हिरुडिनेरिया है, हिरुडिनेरिया के अंदर केचुए की भांति स्थायी क्लाइटेलम नहीं पाया जाता, उसका अभाव होता है। अच्छा, जो क्लाइटेलम होता है वो क्या जोंक के अंदर जनन काल के दौरान इसके अंदर क्लाइटेलम का निर्माण होता है, और इसी कारण इसको अस्थायी क्लाइटेलम के रूप में ये विकसित हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो 9वां 10वां 11वां ये जो तीनों खंड हैं वो क्लाइटेलर रीजन है, और इसके अंदर जो क्लाइटेलम पाया जाता है वो अस्थायी क्लाइटेलम होता है, जो कि जनन काल के दौरान इसके अंदर विकास होता है। अच्छा, नर व मादा जो जेनाइटल पोर है अपने को पता है कि क्रमशः इसके 10वीं 11वीं खंडों की मिड वेंट्रल पार्ट पर दूसरी और तीसरी एन्युलाई होती है, उसकी मिड वेंट्रल पार्ट पर पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे भाग कौन से हैं, पंचवलयी है, 5 वलय के रूप में, इसका मतलब कंप्लीट खंड है ये। फिर इसके बाद में इसका चौथा पार्ट आता है, चौथा भाग है वो कौन सा है, मिडल। और जो मध्य भाग है ये मिडल सेगमेंट है, और जो मिडिल सेगमेंट है वो कौन से 12वें से लेके 22वें खंड तक ये होते हैं। और ये लगभग कितने टोटल हो गए, 11 खंड। तो 12वें से 22वें खंड तक कुल 11 खंडों का ये सबसे बड़ा भाग है। और इस भाग में सभी खंड हैं वो पंचवलयी होते हैं, और इनमें नेफ्रिडियल पोर होते हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर टेस्टिस सेक वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फिर पांचवा हो गया इसका कोडल रीजन। तो कोडल रीजन है वो कौन से हो गए, 23वें से लेके 26वें खंड तक, 23वें लेके 26वें खंड तक इसके अंदर कोडल रीजन होता है, कोडल क्षेत्र है इसका। तो इस भाग में 23वें से 26वें खंड तक कुल 4 खंड होते हैं, 4 भाग होते हैं। और इसके खंडों में नेफ्रिडियल पोर का अभाव होता है। तो नेफ्रिडियल पोर कौन से, छठे से लेके 22वें खंड तक है, ठीक है। तो नेफ्रिडियल पोर का यहाँ पर अभाव होता है, और इनमें 23वां खंड ट्राइएन्युलेट होता है, और शेष तीनों खंड हैं वो कौन से होते हैं, बाई एन्युलेट होते हैं, 2 भागों में फिर से उप विभाजित है, बाई एन्युलेट है। और 26वें खंड के मिड डोर्सल पर इसका एनल एपर्चर होता है, जिसे अपने एनस कहते हैं, अपने ये पहले देख चुके हैं अपने, ठीक है। तो ये इसका कोडल रीजन। फिर उसके बाद में इसका पोस्टीरियर शक्कर, जो इसका पीछे का जो शक्कर है वो, और ये पोस्टीरियर शक्कर होता है, पहले अपने इसको देख चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि 27वें से लेके 33वें खंड तक, तो टोटल कितने हो गए, 7 खंडों का। तो 27वें से 33वें खंड तक कुल 7 खंडों का बना हुआ पोस्टीरियर शक्कर इसमें पाया जाता है। और इसके जो सभी खंड हैं वो कौन से होते हैं, सेकेंडरी एन्युलाई के रूप में पाए जाते हैं।
और जो प्रत्येक खंड है वो केवल एक खंड के रूप में होता है, जिसे अपने यूनी एन्युलेट कहते हैं। तो इस तरह से इसकी जो बाहरी जो संरचना है, अपने को क्या क्या चीज़ इसके अंदर दिखाई देती है, वो अपने इसमें चर्चा की है। तो बाहरी चर्चा में जनरल इसके आगे, फिर इसके हेबिटेट आ गया है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आ गई, शेप साइज किस तरह का है, ये कलर क्या है इसका, सेगमेंटेशन क्या है, कौन कौन से सेगमेंटेशन इसके अंदर है। फिर इसके अलावा इसके अंदर रिसेप्टर्स है, तो एनुलर और सेगमेंटल दो तरह के रिसेप्टर होते हैं। एक्सटर्नल एपर्चर जो बॉडी के बाहर जो छिद्र होते हैं वो आ गए। और फिर इसके अलावा इसकी जो बॉडी डिवीजन है, जो 6 खंडों के अंदर विभाजित है, जो कि सिफेलिक, प्रीक्राइटेलम, क्लाइटेलम, मिडल, कोडल और पोस्टीरियर सर्कल। तो इस तरह से जो जोंक है, ये बाहरी संरचना की अपने चर्चा की। और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपने इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। थैंक यू।